भी उस पर कोई नाराजगियां बैठी है, धन्यवाद। अब हमें क्यों नाराजगी होनी चाहिए? अब देखिए, आपने कई मुद्दे उठाए, मैं 2-3 उठाता हूँ उसमें से। आप ये जो टेस्ट होते हैं वो तो ऑलरेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हल कर दिया, इस साल के लिए कर दिया, उन्होंने ऑलरेडी करेक्ट कर दिया उसको, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले साल की बात है, वो करिए। दूसरी, आपने कहा कि क्योंकि महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने दिन में 3 समय का खाना राई राशन लोगों को देना शुरू कर दिया, इसलिए लोगों ने अपनी जो एग्रीकल्चर जमीन थी उसको बना दिया गड़बड़, ठीक है, कर दिया। अब देखिए, क्या प्रधानमंत्री जी को दिन का 3 समय का खाना नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था। क्या वो महामारी बंद होगी तो बंद कर देना चाहिए था? देखिए, आप उनकी देखिए, उन्होंने ये देखा कि अर्थव्यवस्था जो थी महामारी के दौरान बहुत लोगों को नुकसान हुआ। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने, अरे बड़े बड़े उद्योगपति, कारखाने बंद हो गए, सब कुछ। तो उन्होंने कहा था कि अब भी ऐसे लग रहा है कि अब कोविड है नहीं। एक बड़ा देश है, उसका नाम नहीं लेता हूं, जिनकी जनसंख्या हमसे ज्यादा है, वहां पे ऐसी मीटिंग होगी तो सबने मास्क पहना होगा। देखिए, जो अच्छा काम किया उसको, उसकी निंदा करने का, अब उन्होंने क्या किया, ये जो स्कीम है मार्च तक चलाएंगे, ये दिन में 3 समय केवल राशन। मुझे भी पता है दुरुपयोग भी होता है उसका, आप जैसे बता रहे हैं, जिसको मुफ्त खाना बनेगा उसे मैं अपनी जमीन को क्यों, उसमें क्यों काम करूं? ये चीजें होती रहेंगी। देखिए, बाकी जो भी इश्यूज है, मैं आपके साथ बिल्कुल, मैं आप जब भाई साहब के साथ अकेला बनता तो मैं दूसरी किस्म की लैंग्वेज यूज करता हूं। मैंने कहा भाई ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, पर हमें 2 काम करने हैं। एक तो जेन्युइन ग्रीवेंसेस जो है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको ऊपर पहुंचाना है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और जो अपने लोगों को समझाना है, भाई ये बात जो है गिरिराज जी से तो टेकअप करने में इसमें सेंस बनता है, पर उसके अलावा इट कांट बिकम अ टॉकिंग पॉइंट के जो मंत्री आए उसके साथ कर दो। क्योंकि ना, अगर गिरिराज जी को बोले, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं उनके, मेरे बहुत उनके साथ क्लोज संबंध है, किया तो उसको वो फोकस करेंगे। बाकी जो भी मैं सुन रहा हूं, कोऑर्डिनेशन की बात भाई साहब ने की, मैं बिल्कुल मानता हूं है कोऑर्डिनेशन की कमी, पर ये नहीं मैं चाह के चाहता सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में, उधमपुर में ही कमी, सब जगह है। हर एक जो विभाग है वो है। देखिए, अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है आपके यहाँ, विकास में हम दिल्ली से करवा सकते हैं, उसके बाद आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। कैसी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी? मुझे कई लोगों ने बोला कि देखिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट तब लाना जो हम अपने पैर पे खड़े हो जाए, नहीं तो क्या होगा, एकदम आपको दिखेगा कि जो अभी हमने 370 और 35 से हटाने के बाद जो हमारे प्रगति हुई है वो भी हम पीछे रोल बैक हो जाएगा। तो इसलिए मुझे खुशी आपसे ये बातें सुन के, एक तरफ से आपको लगता हो कि मेरे को कुछ कई बातें चुभेगी, बिल्कुल नहीं, आप लोग सही ट्रैक में। अगर कहीं जो कमियां हैं, मैं तो चाहता हूं कि जो आपके पार्टी के लोग हैं, जो आपके RWs हैं या आपके चेंबर ऑफ कॉमर्स है, आप अधिकारियों से भी बैठ के बात कीजिए, उनसे बैठ के खुली चर्चा कीजिए, और मुझे सब पक्का विश्वास है वो आपकी बात सुनेंगे, आप उनकी बात भी सुनोगे। कई चीजें तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई अधिकारी अपना काम करने के दौरान कहता है कि भाई आपको ये सुविधा मिल रही है पर आप बीपीए नहीं है, बीपीएल नहीं है, तो उस पर नाराजगी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप पॉलिसी लेवल पे ले जाओ कि ये निर्णय है, पॉलिसी लेवल पे डिले हो, पर एक आदमी को कहना है कि आपको लग रहा है कि आपको बीपीएल नहीं है, आपको पता पहले से आ रही है, आपको देना चाहिए, गैर कानूनी होगा। तो मैं समझता हूँ बातचीत से चीजें हल हो सकती है। के साथ है, इसमें हमारे साथ हमारे जिला के जो प्रभारी हैं जम्मू से, पूर्व मेयर चंद्रपूर गुप्ता जी बैठे हैं, हमारे डीडीसी चेयरमैन लालचंद जी हैं, हमारे पूर्व में जो विधायक हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री पवन खजुरिया जी, हमारे इस जिला को जो देख रहे हैं हमारे पवन शर्मा जी,
और यहाँ पे आए हुए सभी डीडी हमारी वाइस चेयरमैन हैं श्री जूही पठानिया जी, और यहाँ पे आए हुए बीडीसी डीडीसी सब आमंत्रित हैं यहाँ पे। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अपनी कार्रवाई शुरू करूँ। भारत माता की जय। शिवाले बोले भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। को जानकारी है, मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ, मेरा सौभाग्य है। मैं आया हूँ 9 साल की मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है उसके बारे में चर्चा करने आया हूँ। और कई दिनों से कई ऐसी बैठकें चल रही हैं। ये मेरा दूसरा ट्रिप है। पहले मैं 2 दिन के लिए आया था, इस बार 3 दिन के लिए आया हूँ, फिर मैं 2 दिन के लिए और कहीं जा रहा हूँ। मुझे एक चीज यहाँ पे बड़ी पसंद है, आपकी मल्टीपर्पज बैठकें होती हैं। कोई भाई साहब कार्यकर्ताओं में भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स में भी हैं और तीसरे में हैं। और मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए ये आपके लिए मौका है जो आपको लगता है केंद्र तक बात पहुंचाने का। तो इसलिए मैंने हमेशा ये निमंत्रण दिया। कुछ आपसे अच्छे सुझाव आए हैं, वो मैंने दिल को लगा लिए हैं। कोई कोऑर्डिनेशन की बात हुई, कुछ और बातें हुई, और अब मैंने अपनी तरफ से भी समझाने की कोशिश की कि आप बड़ी पिक्चर देखिए, कहाँ हम थे, कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक आगे जाना चाहते हैं। और जो भी अच्छा काम होता है इसका लाभ तो मिलता है हमारे भाइयों बहनों को, पर कभी उसमें अच्छी अड़ंगी लगाने वाले लोग भी बहुत होते हैं। जब हम रेरा कानून है, आजादी के 70 साल के बाद हमने वो कानून लाए, मोदी जी वो कानून क्यों लाए? क्योंकि जो हमारे बिल्डर होते थे, अब माफी चाहूंगा अगर आपके बीच में कोई बिल्डर बैठे हैं, तो बिल्डर लोग होते थे, वो क्या करते थे, हमारे जैसे लोगों से पैसा ले लेते कि प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, प्रोजेक्ट बनेगा, अभी हम जमीन अक्वायर कर रहे हैं, फिर प्रोजेक्ट बनेगा और फिर वो आपको दिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट देते थे उनको ना वो फ्लैट बुकिंग करने जाता था, वो पढ़ता था कॉन्ट्रैक्ट को, ना किसी वकील को वो दिखाते थे। तो बिल्डरों ने ऐसे लाखों लोगों से पैसे ले लिए और फिर उनको लगता था इस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने जमीन खरीदनी शुरू की, लैंड बैंक्स। कई साल तो जमीन का भाव बढ़ता रहा, फिर इतने लोगों ने पैसा लगा दिया जमीन पे, लोगों को लगा ये तो फ्रॉड है, वो फिर कोलैप्स हो गया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे सिस्टम ने रेरा जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, हमारा सिस्टम में रेगुलेटर ही नहीं था, खुलेआम था, जिसका मर्जी आए वो अपना इश्तिहार निकाल दे, वो इश्तिहार लगा दे। लोग थोड़े से ट्रस्टिंग होते हैं या लोगों पे यकीन बहुत आसानी से कर लेते हैं, उन्होंने पैसा लगा दिया। तो मोदी जी जब आए, उन्होंने 2014 में ये निर्णय लिया कि भाई पहली बार हम एक देश है दुनिया में जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसमें रेगुलेटर ही नहीं है। तो हम, मेरे आने से पहले की बात है, हमने ये रेरा बनाया, जो उसके बाद रेरा की खिंचाई होनी शुरू हुई। जो तो चाहते थे उससे बचने के लिए वो उन्होंने कहा दिस इज टू लिटिल टू लेट, बहुत छोटा है और बहुत लेट है, इससे कोई फायदा ही नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। कईयों ने कहा कि इससे बड़े गड़बड़ हो जाएगी, कईयों ने कहा नहीं बहुत ज्यादा चाहिए। जो सारे देश में, सारे हाई कोर्ट्स में रेरा के खिलाफ अपील्स फाइल हो गई। यह 2016 की बात, जब ये एक्ट बना। मैं 2017 सितंबर में मैं नया मंत्रिमंडल में शामिल हुआ और मुझसे किसी ने कहा तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या होगी कि ये रेरा जो है ना, ये
सेंटर ने कानून बनाया है और ये कानून बिल्कुल गिर जाएगा। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सारे रेरा के चैलेंजेस मुंबई के उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में दे दिए और मुझे पूरा यकीन था क्योंकि अच्छा काम है कभी टूटेगा नहीं। वही हुआ, बहुत समय लगा। मुंबई हाई कोर्ट ने सारे जो अपील्स थे इनको बाहर फेंका और रेरा एक एक्ट बन गया, सारे देश में लागू होता है। एक स्टेट थी, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा नहीं हम अपना बनाएंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा आपको बनाना पड़ेगा। देखिए जब भी कोई अच्छा काम होता है, मैं कहने का मेरा ये उदाहरण देने का मतलब यही है, और लोग उसमें अड़ंगे लगाते हैं, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं, कोई आ जाता है। तो रेरा ने क्या किया, उसके बाद बात समाप्त करूं। उन्होंने कहा कोई भी बिल्डर अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो उसको एक एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा। एस्क्रो अकाउंट का मतलब जो भी पैसे लेगा बैंक से, किसी और हमारे परिवार में किसी, उसको उस अकाउंट में डाल दें, क्योंकि 70 और एस्क्रो अकाउंट में जो 70% पैसा है वो सिर्फ उस बिल्डिंग पे लग सकता है। तो बिल्डर के और भी खर्चे होते हैं, सड़क बनवानी होती है। तो देखिए एकदम देश में एक चेंज आ गई। पहले कभी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो क्या बोलते थे 70-30 है, 50-50 है। आपको पता है क्या होता है? 50-50 का मतलब है 50% चेक से आएगा, 50% कैश में आएगा। और कल आपका अगर झगड़ा हो गया तो 50% जो चेक में दिया हुआ उसमें होता है, बाकी जो कैश में दिया हो गया। अब बहुत सफाई हो गई। कुछ अभी भी प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली के आसपास इधर उधर, रेरा ने डिस्प्यूट सेटलमेंट किया, लोगों के किया, एक पूरा सेक्टर के सवाल। मैं आपको इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके यहाँ तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी कि 370 और 35 से जिसके साथ लोग जुड़े हुए थे, कई परिवार उससे सदियों से चल रहे हैं, वो कहते थे बड़ा अन्याय हुआ, ये बहुत खराब हो गया। अरे भाई एक उस एक्शन से आपकी नेशनल सिक्योरिटी, आपकी लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक हो गई। और जो इतने डेकेड्स 50 साल पैसा नहीं आया वो आएगा, पर इसमें अपने आपको इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और ये तो अभी हम ट्रांजिशन स्टेज में कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद आप ही लोगों को इलेक्ट होकर आना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे पार्टी के साथ जुड़े हुए हो, आप पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हो। तो मैं आपको अपील करूंगा, आप अभी से काम शुरू करिए, तैयारी करिए। कब आएगा मुझे नहीं पता, वो तो माननीय गृह मंत्री जी, आपके गवर्नर साहब और बाकियों को पता होगा, मेरा उस विभाग से लेना देना नहीं। पर मैं जो जितनी मेरे को समझ है, आप अपने आप को बूथ लेवल पे, आप में कितने लोग जो बैठे हैं यहाँ पे बूथ लेवल पे जुड़े हुए हैं? आप मेरे को बताइए अभी आप बूथ लेवल पे कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं? इस कोई भी, मैं भाई साहब आप बताइए कितने आप लोगों के साथ डायरेक्ट संपर्क में हैं, कैसे ऑर्गेनाइज? पिछला कौन सा चुनाव था जहां पे आपने बूथ का और बूथ में जो हमारे भाई जुड़े हुए हैं उनका इस्तेमाल किया? अभी पंचायती राज का हम देख रहे हैं, जब से शुरू हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें बड़े बारीकी से हम देख रहे हैं। तो मेरा अपना इसमें बूथ जिसकी मैं बात करूँ तो मैं चुनौता पंचायत से बिलोंग करता हूँ, मैं डीडीसी हूँ। तो वहाँ पर हमने डोर टू डोर एक कंपेन रखी थी, सब लोगों से मेल मिलाप था। और जो बूथ लेवल से हमें जितने जो एक चला था वो बूथ का सशक्तिकरण मजबूत करना, एक्टिवेट करना, तो उसमें हमने एक कमेटी बनाई थी लोगों की, जहाँ 10 से 20 लोग हमने इकट्ठे किए। तो उससे हम रोज उसे हम मतलब डिटेल में वो लेते थे, डिटेल सारी कि भाई किस तरीके से हमें उसको मजबूत करना है, कोई कमी थी तो उसको हम दूर करते थे। बीच बीच में हमने रखे थे कुछ की वोटर्स वगैरह भी थे जिनसे हम संपर्क करते थे। कुछ लोग वरिष्ठ थे, वरिष्ठ लोगों से भी हम सलाह लेते थे। तो ये सारी चीज़ें बूथ लेवल से लेके फिर हम मंडल तक पहुँचे हैं। तो उसमें एक दो चीज़ें थी जहाँ में थोड़ी दिक्कतें आती थी, क्योंकि वहाँ पहले तो लोगों को थोड़ा ध्यान करना, लोगों का पास समय नहीं होता, जब विचारधारा को समझते नहीं। लेकिन जब से जो हम वहाँ उनके जुड़ते गए, गहरा बातें, पार्टी का जो एक मिशन था उन तक पहुँचा, तो वो लोग हमें रिस्पॉन्स करके, और हमें ऐसे लगता है कि आज की डेट में
जितने मैं जिस पूरा डीडीसी कंस्टिट्यूंसी से हूँ वहाँ हमारे करीब 59 पंचायत हैं, तो एक दो पंचायत को छोड़ के हमारे सारे जितने लोग हैं। मैं आपको बता, पूरी राजनीतिक एक्टिविटी नहीं है, तब भी आपने जौन सा भी मौका मिला आपने उसके दौरान अपना बूथ के साथ रिश्ता ऑर्गेनाइज करने में कहा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक्चुअली लोगों का ऐसा है कि कुछ होते भी नहीं है ना, कि अगर कहीं छोटा मोटा काम है तो एकदम बता लेते हैं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कल्याण हमारी योजना जितनी है वो तो चल रही है। अभी हमारा जल जीवन मिशन बड़े जोरों में चल रहा है, तो दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं कोई इनॉग्रेशन हो जाती है। तो मैं माननीय मोदी जी और मोदी जी गवर्नमेंट के जितने भी यहाँ सारे बैठे होंगे, आप भी हम भी हैं, तो मैं धन्यवादी हूँ कि हमें इतनी फंडिंग आ रही है। और उस फंडिंग से जो एक मोटिव है जल जीवन मिशन का कि घर घर जल, घर घर नल, घर घर जल, उसमें हम कामयाबी हो रहे हैं और लोगों से संपर्क भी हो रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। क्योंकि अब आप में से कौन बता देगी। और मैं वार्ड 10 की रहने वाली हूँ। हमारे पास है, मेरे साथ मेरे भाई साहब भी हैं। हम दो हैं, 2 बूथों के इंचार्ज भी हैं। तो हम अपने आपके बूथ में वोटर कितना है? हमारे बूथ में वोटर 640 हाँ देख, तो उसमें हम हर कार्यकर्ता यही करते हैं, जाके एक दूसरे से मिलते मेल मिलाप रखते हैं, क्योंकि हमारा वो वोट छूट ना जाए। तो सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस यही होगी कि हम हर एक कार्यकर्ता के साथ मिलजुल करें। बहुत बहुत ब्लॉक गोल्डी से हूँ। दूर दराज का क्षेत्र है हमारा ये, तहसील रामनगर में। और यही है कि मेरा बूथ नंबर जो है 112 है और वहाँ पे 309 जो हमारे बूथ के सभी वोटर हैं वहाँ पे। तो ये हमारे जो बेनिफिशरी है हमारे बूथ के, जितने भी बेनिफिशरी हैं, क्या हम उनके पास जाते हैं, उनको ये बोलते हैं कि आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है। और जिनको मिला है तो उनको हम टिक करते हैं कि इनको मिला, जिनको नहीं मिला उनको भी हम नोट करते हैं और आके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और जिला के अध्यक्ष को भी बताते हैं कि ये हमारे डिजर्वी लोग हैं, इनको इसका बेनिफिट नहीं मिला। आने वाले टाइम में हमारी सरकार का यही एम है कि हमने उस गरीब तक पहुँचे जिसको इसका फ़ायदा नहीं मिला है। तो मेरी ब्लॉक में जो है 20 पंचायतें हैं, 20 सरपंच हैं और 160 पंचिस में है। और वहाँ की मैं BDC हूँ और भारतीय जनता पार्टी से जीती हूँ सर। तो मंत्री जी, मैं ये 1-2 बात आपके समक्ष में रखना चाहती हूँ कि जब दौरा मंत्री महोदय जी का होता है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही होता है। मैं चाहूँगी, मेरी विनती है हाथ जोड़ के, कि आप दूर दराज क्षेत्र जो है चूज़ कीजिए, ताकि वहाँ के लोग आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट जो गाँव से आता है। अभी भी हमारी पिछले दिनों रैली हुई थी, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी संख्या से गांव के लोग यहाँ पर आए, रैली में पार्टिसिपेट किया। तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं का एक मिशन है, क्योंकि पार्टी हमारी एक संगठन, एक राष्ट्रवाद पार्टी है हमारी, हमें एक लगाव है उससे। क्योंकि जब मैं कॉलेज के टाइम थी तो प्रधानमंत्री जी 2014 में जीत के आए थे। मैं जब सेकेंड ईयर में पढ़ती थी वुमेन कॉलेज में, तो एक हमें जब हमें होता है कि आपकी बात किसकी सरकार है, तो हम सभी लड़कियाँ बैठती थी कि इस बार मोदी सरकार होगी। तो उसी सरकार का मैं हिस्सा हुआ। पहले मैं सरपंच बनी, 23 साल की उम्र में मैं सरपंच बनी। उसके बाद मुझे मेरे पार्टी ने मैंडेट दिया और उसके बाद मैं BDC बनी। अब मेरा एक रुतबा है कि हम काम करने के लिए आए, क्योंकि एक फीमेल ऐसी एक जाति है कि ये यूँ नहीं बोलती है। जब मैं बोलती हूँ कि लोगों को ये हौसला देती हूँ कि मैं कर पाऊँगी, कि टाइम लगेगा, आज नहीं होगा, 1 साल के बाद अगर प्रोजेक्ट बना के यहाँ से भेजूँगी तो होगा। क्योंकि अब मैं PMAY की बात करूँगी तो मेरी ब्लॉक में 2000 आवास प्लस के जो लोगों के घर आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने 2000 लोगों को घर इस बार दिया है, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अभी भी मेरी माताएं बहनें जो विडोज हैं वो हैं, पर मैंने उनकी सारों की लिस्ट बना के रखी है। जब भी साइड खुलेगी तो हम उनको भी कवर करवाएंगे। अब किसान सम्मान निधि की बात करूंगी तो किसानों को 6-6 हज़ार रुपये साल का मिलेगा। तो हमारे कुछ भाई बोले थे कि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम नहीं, मेरे सियानी दादी जी हैं, 95 एज है उनकी, वो बोलती है कि मोदी जी ने जो काम आपको दिए ना पैसे, ये आपके पाई देंगे वापस, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो खेतों में। तो यही है, हमें उनसे भी सीखते हैं कि भाई काम करना है। ये नहीं है कि सरकार अगर पैसा आपको दे रही है किसानों को तो आपके वो हाथ लाने के लिए दे रही है, आपको वहाँ फसल उगाने उसके लिए आपने जो बीज लेना उसके लिए पैसे दे रही है, ना कि कोई अपना बिजनेस करने के लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया। तो हम भी लोगों को अवेयर करते हैं। हमारी मातृशक्ति को उज्ज्वला योजना के तहत कितने गैस सिलेंडर दिए गए हैं। आप उनके मंत्री भी हो तो कितनी 1.5 साल मैंने अपने हाथों से बांटे। जब BDC बनी थी हमने सत्यालता, नाला बलियाँ, दूर दराज क्षेत्र जो BPL और अंत्योदय की जो हमारी वूमेन थी उनको हमने इसका भरपूर फायदा पहुँचाया है। कुछ कमियाँ हैं, कुछ हमारी कुछ वाटर शेड की हमारी पेमेंट है हमारी IWMP,
उसकी पेमेंट है हमारी ब्लॉक की जो है 50 लाख के करीब है, पूरी डिस्ट्रिक्ट आ रही है, इसको बंद ही कर दिया। तो मेरी विनती रहेगी कि रोड, बिजली, पानी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। मैं अब जब से हमारी सरकार बनी है तो हर घर में अब बिजली है, कोई नहीं बोल सकता कि बिजली नहीं है। अब कुछ भाई साहब ने बताया कि कट है, गर्मियों का मौसम है 2 घंटे कट है, पहले 8 घंटे कट था, अभी 2 घंटे कट है। और मेरे गांव में जब 3 जब पहले सरकार हुआ करती थी तो 2-2 दिन रेनोवेशन नहीं किया जाता ट्रांसफार्मर, हम भी वहाँ से पढ़ के और जो रीवा जाके हम पढ़ते थे। आज जो है 24 घंटे में हम जो PRS जब 3 टाइप सिस्टम जम्मू कश्मीर में लागू है तो इससे हम 3 घंटे में उस ट्रांसफार्मर को भी रिपेयरिंग करते उसी जगह पे लगाते हैं ताकि हमारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। मैं आप क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ हमारी कभी मुलाकात होगी तो हम भी बात रखें, पर आप उनके साथ नहीं, मैं आपकी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। मेरे साथ एक हमारी वो है नवजोत को कहना इनसे बात करे, तो ये बात करी ना बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे आपने कहा सरपंच और आप BDC यहाँ तो नहीं रुकेंगी ना, आगे चलने का इरादा है कि नहीं? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आज 3-4 बैठक में मुझे लोगों ने ऐसी बातें की, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना को कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आप मेरे को बता रहे हैं आपकी एरिया में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? सर, हवा में नहीं बोलते, ग्राउंड में चाहिए, ग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं देखिए मैं दिन में 500-600-700 लोगों को मिलता हूँ ऐसी सभाओं में, देश भर में मिलता हूँ, मैं सुनता हूँ सबकी बात। कुछ बातें जो लोग कहते हैं वो मुझे चुभती हैं, तो फिर मेरे भाई साहब बोलते हैं देखिए बहुत काम हुआ है, बहुत सफाई हुई है, पर कोई कहाँ कूड़ा कड़का पड़ा उसी में फोकस हो। वो बात सही है, बट कुछ ऐसी बातें होती हैं यहाँ पे जो मैं हैरान हूं। या तो हम किसी और दुनिया की बात करें, शहर तो छोड़िए किसी और दुनिया की बात करें। भाई मैं तो यहाँ 1970 से पता नहीं कब से आ रहा हूं, जब धारा 370 हटाई जानी थी उससे बहुत पहले मुझे कुछ प्रधानमंत्री जी ने कहा था करने के लिए, मैं आया, लोगों के साथ बैठा, हमने कहा ये तो चलेगा नहीं है इस तरीके से। उस समय और आज में कितना फर्क है। अगर मुझे कोई बोले नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हुआ नहीं है, तो सरेआम गलत बात, सरेआम गलत बात। पहले आपके यहाँ आतंकवाद था, आपके यहाँ वो जो लोग यहाँ पे तबाही मचाने आते थे खुलेआम, उनको कोई रोक नहीं पाता था। आज स्थिति दूसरी है। हाँ, जो हम काम हो रहा है कुछ शायद लगता है लोकल लेवल इश्यूज पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, मानता हूँ। कुछ हमारे में गलतियां शायद हो रही हैं, अगर स्टेट से बात आ रही है हम सेंटर में नहीं उस पर कार्यवाही कर पाते, वो हमारे बड़ी छोटी चीजें हैं। आप इतनी कहां से हमारी शुरुआत हुई और कहां पहुंचे, अगर उस चीज को हम समझते हैं तो जो समस्याएं हैं उनका हल भी निकलेगा। इससे मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और सकारात्मक बात करना तो होता ही होता है, लेकिन सकारात्मक बात यह है मोदी सरकार की, 2008 में मेरी शादी हुई थी, तो 2012-13 में हमने एक प्लानिंग की थी कि जिस तरह की जम्मू कश्मीर में परिस्थिति है, तो मेरी हिमाचल में बात भी चल रही थी, शायद हम सोच रहे थे कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों से, खासकर हिंदूवादी को इधर से विस्थापित होकर कहीं बाहर सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि हम असुरक्षित महसूस करते थे। 2014 के बाद सभी लोगों में इतनी सुरक्षा की भावना आ गई है कि जब हम सुरक्षित होंगे तो विकास आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में मिल जाएगा। जब हम सुरक्षित ही नहीं है तो मेरे हिसाब से अगर हम इधर रह नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे आप, विकास या नहीं। तो मोदी सरकार के आने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आज हम अपने घर पर, मैंने भारतीय जनता पार्टी और तिरंगा झंडा उस जगह पर लगाया है कि जहां पर मेरा घर है थोड़ा मतलब कि जोजरा तालाब के पास है, तो बिना डर के मतलब हम झंडा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ इससे पहले हमने देखा कि आपके मंत्रालय से हटकर लोगों ने डिमांडें की, शायद मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि
जो व्यक्ति जहां पर आया है हमने उससे कुछ लेना है। अगर हम उसको डिफरेंट चीजें बताएंगे शायद आप करेंगे, आपकी दरिया दिली भी होगी, लेकिन जो चीज आप अपने मंत्रालय से भी ज्यादा फ्रेंकली कर सकते हैं उतना दूसरे मंत्रालय का नहीं कर सकते हैं। तो लगभग हमारी म्युनिसिपैलिटी को बने हुए 4 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल हमारे निकल गए कोरोना काल में। तो जब हम उंगली इधर करते हैं तो एक उंगली हमारे अपने तरफ भी आती है। तो मैं अपने भूतपुर शहर में मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन मैं अपने साथियों को पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कितनी बार दिल्ली गए, आप लोगों ने कितनी बार मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया, आप लोगों ने कितनी बार हमारे केंद्रीय मंत्री जी के साथ मिलने का प्रयास किया। ये थोड़े से सवाल जब इधर को जाती है तो इधर भी आनी चाहिए। तो मेरा ये है कि हम सब जब मिलकर अगर कोई प्रयास करें भारतीय जनता पार्टी परिवार होने के नाते, तो रिजल्ट 100% जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी को इसमें चीजें आपके मन में हो पर आपको लगता हो कि शायद उचित नहीं होगा बोलना, मैं तो कहूँगा ये चीजें बाहर आनी चाहिए। पर दिल्ली तो बहुत दूर है। मैं समझता हूँ कि कई ऐसी समस्याएं मैं सुन रहा हूँ जिला अध्यक्ष तक भी नहीं पहुंचती हैं, और जिला अध्यक्ष चाहते हैं आपसे सुनना। और उसके बाद देखिए आप एक परिवार से जुड़े हुए हो, वो सिर्फ देश भर नहीं विश्व भर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो अगर हम अपने इंटरनल नहीं सोचेंगे, अच्छा अब ये कह रहा नहीं, अभी मैंने कुछ लोगों से बात की वो हमारे परिवार से जुड़े नहीं थे, मैंने कहा आपके यहाँ सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, डॉक्टर साहब आपने बात की नहीं, उनके पास टाइम नहीं। भाई मैं टाइम नहीं है कि बात मैं तब मानूंगा कि पहले आप मेरे को बोलिए जी पिछले 6 महीने में मैंने 6 बार उनसे बात करने की कोशिश की, और मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं जम्मू में बैठा हूँ, मैं उनको बड़े साल से जानता हूँ। हो ही नहीं सकता। देखिए मेरा भी 18 घंटे दिन का रूटीन होता है। हाँ कई लोगों से मैं नहीं मिल पाता, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे पास आते हैं कोई ऐसे कॉल होते हैं, मैं अपने जो मेरे सहयोगी हैं उनको देता हूँ, भाई बात करो। मिलना जरूरी नहीं होता, आपकी बात पहुंचनी चाहिए, हमें समझ आनी चाहिए, हमें उस पर एक्शन लेना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है ये एयर क्लियर होनी चाहिए। बाकी आप में ये तो आप पे डिपेंडेंट है। अगर कोई 2016 में कोई प्रॉब्लम हुई थी उसको लेके आज आप एक केंद्रीय मंत्री का लेना चाहते हो, जैसे किसका लेना देना नहीं उसके साथ, वो आपकी मर्जी है, आप बताइए, मैं बात सुनूंगा, मैं आगे पहुंचाऊंगा। पर अगर आप मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र की बात है तो गिरिराज जी ने सुनी है, मैं 100% कहता अगर उनको सुनी है, उन्होंने समझी होगी और जो उचित करें समझेंगे कार्रवाई करेंगे। चलिए भाई साहब लास्ट, धन्यवाद। वो कहते हैं अंग्रेजी में लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो डेवलपमेंट तो हुई है, कोई लोड नहीं है। डेवलपमेंट के साथ साथ जब सिटी में डेवलपमेंट होती है तो कंजेशन भी बड़ी होती है। तो रामपुर में एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड जाट मल्टी कॉम्प्लेक्स स्टोरी मिल जाए तो सारी भाई साहब सारी बातें आ चुकी हैं सर। रामनगर म्युनिसिपैलिटी के लिए जो भी है, जब सब देखिए मैंने जैसे किसी ने कहा था वेयर हाउसिंग और बस स्टैंड की बात, ठीक है, वो और जगह भी है। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया जो भी चीजें हैं वहां से पता लग जाएगा इसका एक्शन किसने लेना है। अगर लोकल अथॉरिटीज ने लेना तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी सेंटर की तरफ से कोई अगर सहायता हो सकती है वो भी कर देंगे। और एक हमारा जो रामनगर टापू पे है उसमें ना जो वाटरफॉल है, जो पानी जाता है ड्रेनेज वाला, वो 10 बार पानी जहाँ पर हाइट ज्यादा है और वहाँ पर सीवरेज के लिए कोई एसटीपी प्लांट हो जाए तो वो भी बात करना है। धन्यवाद। एक दो और शॉर्ट में राहुल गुप्ता जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय सम्मानित मंच, मेरा आपसे एक ही आग्रह है, उधमपुर शहर की सुंदरता के नाते हम आपसे अच्छा प्रोजेक्ट की उम्मीद करते हैं जिससे हमारा शहर स्वच्छ बन सके, सुंदर बन सके। यही हमारे आपसे काम है। बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट कम से कम इन तहसील हेडक्वार्टर्स को डबल लेन से जोड़ा गया। बोल रहा डीडीसी काउंसलर रामनगर से। ऑनरेबल मिनिस्टर सर नमस्कार। हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंतर्गत 8 तहसीलें हैं जिनमें से आधी से ज़्यादा लगभग 5 पहाड़ी क्षेत्र में है और लगभग जो कनेक्टिविटी है रोड की वो लगभग फेल वेदर है और जब लैंडस्लाइड होती है दिनों तक कनेक्टिविटी बाधित रहती है। तो हमारा एक सपना भी था और लोगों का सबका सपना था एक ड्रीम प्रोजेक्ट कम से कम इन तहसील हेडक्वार्टर्स को डबल लेन से जोड़ा गया।
इतना मैं सर आर्मी से रिटायर हूँ और आज जो स्थिति JNK की है, फौजी भी कई किस्म के होते हैं, कोई बॉर्डर पे होता है, कोई बीच में होता है, कोई सहायक होता है, कोई ग्रुप होता है, उसको भी फौजी बोलते हैं। लेकिन जो आज स्थिति है, इसको हम भली बात नहीं जानते हैं कि मोदी राज में कितना और सेफ है और आम जनता सेफ है। ये वही जानता है जो बीच में रह के आया या रह रहा है, और जो रह के आया है वो ज्यादा जानता है, जो अभी रह रहा है वो कम जानता है। इसलिए मोदी है तो सब कुछ है, ये हम अपने दिल से मानते हैं। इसीलिए हम दिन रात पार्टी के लिए कुछ भी हो खाना पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे दिल में लगी हुई है कि हमने बहुत ज्यादा तपस्या की है। ऐसा बसोली को छोड़ के मैंने कोई पहाड़ी पैदल जो शायद ना देखी हो, और 22 बार को सिर्फ फेस टू फेस शूट हुआ है 22 बार, और हम सेफ हैं। लेकिन क्या होता था उसके बाद वो हम व्याख्या नहीं कर सकते। अभी सर, अभी मेरी एक निवेदन है कि मैं गौ रक्षा के साथ जुड़ा हूँ, और हमारे जो अमरेश कुमार जी हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अभी हम चाहते हैं कि जो बोवाइन स्मगलिंग होती है जगह जगह पे, हम तो चाहते हैं कि पंचायत लेवल तक हमारी जो गौशाले खुले, ताकि जो बोवाइन स्मगलिंग होती है वो जो पुलिस पकड़ती है या जो लोकल लोग इस आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम तहसील लेवल तक वो चीजें बने। ये लेवल बहुत ज्यादा इशू बना हुआ है। धन्यवाद, जय हिंद। तहसील से राकेश संथाल हूँ और नायब सरपंच हूँ मैं अपने चनैनी ब्लॉक से, और भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ इस समय। तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 14 से पहले हमारे वहाँ मानतलाई एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी थे जो योगाश्रम चलाते थे। लेकिन उसके बाद जब हमारी फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार आई तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की डेथ हो गई। उसके बाद वो जो पूरा हजारों कनाल एरिया था और बड़ा एक पर्टिकुलर स्थान था, लोगों की आस्था उसके साथ जुड़ी हुई थी मानतलाई के साथ। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ के सांसद और मंत्री भी बने, तो जब उनका पहला दौरा वहाँ हुआ और इलेक्शन कैंपेन में भी लोगों ने जब ये बात रखी कि ये हमारा इतना रिलीजियस हिस्टोरिकल अपने स्थान था, लेकिन इसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया पिछली सरकारों ने, तो उन्होंने वहाँ जो वादा किया था, और आज आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ सबके सामने, ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, और इंटरनेशनल योगा सेंटर जो अभी 100 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ बन रहा है और ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। और मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर शायद प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, और बहुत बहुत बधाई। और ऐसी यूनिक चीज़ कभी आप भी देखेंगे, या अभी वीडियो वगैरह भी अभी मेरे ख्याल से चल रही होगी सोशल मीडिया पे, तो बहुत बड़ा एक योगदान हमारी मोदी सरकार का और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। और उसके साथ साथ जो विकास उस एरिया में हम कभी सोच ही नहीं सकते थे, इतने दूर दराज एरिया के लोग, कि ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है। नेशनल हाईवे बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं, और हमारे सांसद जी ने जो भी डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखी या सरकार के सामने रखी वो पूरी हुई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ काफ़ी पुराना, और मेरा जो गांव है 7-8 मिलियन मेरे गांव के थे, और दिन को भी वहाँ से हमारे गांव से लोग जा नहीं पाते थे या जाते नहीं थे, या डर के मारे जा सकते। और 370 टूटने के बाद आज वो विलेज डिफेंस कमेटी के लोग, जिनको कितना सम्मानित हमारी राजनाथ सिंह जी और मोदी सरकार ने किया है, आज 4500 रुपये उनको सैलरी भी एक किस्म की ऑनरेरी उसको दिया गया, और उसके बाद आज वो सारी जनता खुश है। और जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम गांव-गांव के अंदर जहाँ जहाँ हम जाते हैं, क्योंकि सरपंच होने के नाते और लोकल लीडर होने के नाते हम गाँव में जाते हैं, तो मोदी सरकार पे आम जनता इतनी खुश है कि वो चाहते हैं कि मोदी होना चाहिए और ऐसा प्रधानमंत्री बार बार होना चाहिए। और उसके बाद ये भी मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में हमारे पास लोगों को कहने के लिए इतना कुछ है, और बाकी अपोजिशन के लोग जो जा रहे हैं उनके पास कोई ऐसी चीजें नहीं है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है, और उनको बताने की आवश्यकता है, और उनको थोड़ा सा अवेयर करने की आवश्यकता है। बाकी लोग समझ चुके हैं सारे के मोदी सरकार जैसी सरकार ना कभी थी और शायद आगे भी नहीं हो सकती है। इसलिए समय में ज्यादा ले लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छे से व्याख्यान किया है कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है, क्या नहीं हो रही है। थोड़ी सी पीड़ा है राजनीतिक तौर पर, मैं उसके विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर का आप भाग्य समझे, दुर्भाग्य समझें, जम्मू कश्मीर में हमारे लिए राज्यपाल शासन कोई नई बात नहीं है। जब हम छोटी बस्ता में थे तब भी राज्यपाल शासन आप इशू बता दीजिए। इशू नहीं, जम्मू और कश्मीर के इतिहास का मैं विद्यार्थी हूँ, आप इशू बता दीजिए, मेरा समय का प्रॉब्लम है। ठीक है बता। इशू ये है कि पहले यहाँ पर जो गवर्नमेंट हुआ करते थे उनके सलाहकार जो है वो राजनीतिक लोग हुआ करते थे। मेरी आपके आगे विनम्र प्रार्थना है कि किसी ना किसी राजनीतिक आदमी को उनका सलाहकार नियुक्त करवाया जाए ताकि खाई जो है। आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आप पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं, आप पार्टी में बात रखिए, मैं भी रखूं, ताकि जो खाई है वो खाई जो है बांटी जा सके। कुछ आदमी हैं जो जिस वार्ड में सर आप आते ही गए थे वो वार्ड मेरे पास। सबसे बड़ी मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को भगवान ने, उस वाहिगुरु ने, उस माता रानी ने ऐसा टाइम दिया कि मैं उस वार्ड में सेवा कर सकूं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं 2.5 से जीता, सभी लीजिए कि माता रानी की आशीर्वाद से। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो देवका के लिए आपने कहा मैं उसके लिए आपका धन्यवादी हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा अगर इन दोनों साइडों में अगर चलने के लिए सुबह का उसका पूरा सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मैं गलत दूंगा आप लोग, जो दोनों साइड है अगर वहां पर पाथ बन जाए जैसे बाकी जगह बनते हैं तो मैं आपका सारी चलिए थैंक यू। और वो पुल भी अच्छा था, उसमें आपने हैवी ड्यूटी व्हीकल लगा के उसको खराब किया सर, वो गिरने की हालत में है। वही तो मैं क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन के लिए आपने पुल की स्ट्रक्चरल कैपेसिटी कुछ थी, उससे 50 गुना ज्यादा भार का आपने भेज दिया, वो पुल क्या करेगा। चलिए जी लास्ट। नमस्कार। पहले की आपने शुरुआत की बिल्डर से, सर जहाँ पे क्या हुआ ये बिल्डर तो धोखा देते थे, लेकिन हमारे जहाँ जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार ही बिल्डर और धोखेबाज बन गई। हमारे जहाँ उधमपुर में विचित्र परिस्थितियाँ बनी, हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ से हाउसिंग बोर्ड काम करता है, हाउसिंग बोर्ड में कटरा में फ्लैट्स बनाने के लिए पैसे लिए, हमारे पटलवालिया में पैसे लिए, उसका कोई हिसाब नहीं। और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। वेरी गुड सर, जो आपके पास डिपार्टमेंट है इसमें आपके पास ऑयल ये एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस की जो हमारे यहाँ पे सांबा में बड़ी ब्राह्मणा में जो इंडस्ट्रीज एरिया है, जब हम यूथ के बीच में जाते हैं, अपनी मेरी पंचायत से टकरा है उधमपुर में, जब हम यूथ के बीच में बैठते हैं या कहीं अपने जो हम उम्र है उनके बीच में बैठते हैं, अब सरकारी नौकरी मिलना तो बड़ा पॉसिबल नहीं है कि जो बड़ा ही 10 में से कोई 4 की ऐसी रेशो होगी जिनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जो बाकी पीछे रह जाएंगे। अब उसमें हमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि जैसे आपके पास जो मैं यहाँ पे देख रहा था, गूगल में कल भी पढ़ रहा था, जब से आपका सुना है कि आप यहाँ पे आए हो, तो उसमें जो हमारे पास जो हमारे इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्सेस हैं, जम्मू में है, जो सांबा में है, या यहाँ पे कुछ वहाँ पे ऐसा प्लांट खुलेगी वहाँ पे रोज मतलब जो आपका उसका रिफाइनरी का ही है, मतलब एक छोटा सब मतलब कि बड़ा ज़्यादा में वो बड़ा वाला बात समझ गया, मैं आपकी समझ गया। पहली बात तो मैं आपसे सिर्फ एक ही काम मोदी जी के समय हो रहा है, सरकारी नौकरियां भी। मैं रोजगार मेले में गया था, कहाँ कपूरथला, छठे रोजगार मेले में, कोई हर रोजगार मेले में हर महीने 70,000 नौकरी दी जाती। एक तरफ वो है, पर बाकी बहुत लोग, हमारे युवा लोग, हमारे उद्योग में जो है सब लोग, वो नौकरियां सिर्फ ढूंढ नहीं रहे, नौकरियां प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, आपने जो बात की है मेरे एक मंत्रालय के साथ संबंधित जो है, मैं पता करता हूं कि क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस एरिया में हो सकती है। रसाल को बोलना अपना दिमाग लगाएगा। अब मुझे नहीं पता वहां पे रिफाइनरी बन सकती है नहीं बन सकती, ये कोई इस चीजों में बहुत, अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही बढ़िया होता रहा तो कई किस्म के काम हो सकते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर वैसे चला गया जैसे 370 हटाने के पहले था, तो कोई भी आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। पंजाब में भी तो यही हो रहा है, क्योंकि सर बाकी सारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं, बस पेट्रोलियम के कंसर्निंग में कोई इंडस्ट्री नहीं। पेट्रोलियम में क्या हो सकती है इंडस्ट्री एक्सेट्रा, मैं पता करता हूँ। मैं कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ सकती है, मैं जरूर पता करके आपके पास आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैंने